Hello student, we will continue part 2 chapter 1st introduction of the history. So let's start chronology. Chronology किसी भी हिस्ट्री को लर्न करने का या उसका अध्ययन करने के लिए क्रोनोलॉजी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है. क्रोनोलॉजी इज द वे इवेंट आर अरेंज्ड इन और अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ टाइम. देखिए, जो भी इवेंट्स या जो भी घटनाएं घटित होती है उनको सिस्टमेटिक डेट और टाइम के साथ असेंबल करना, डेट और टाइम के साथ उन्हें अरेंज करना, इट इज कॉल्ड अ क्रोनोलॉजी. नॉलेज ऑफ द पास्ट इन द करेक्ट ऑर्डर गिव्स अस एन आइडिया ऑफ व्हाट हैपन फर्स्ट एंड व्हाट कम लेटर. देखिए, जो टाइम होता है, टाइम ड्यूरेशन होती है, टाइम पीरियड होता है, उसी से हमें नॉलेज मिलता है कि कौन सी घटना पहले हुई थी और कौन सी घटना बाद में हुई थी. हिस्टोरियंस और पीपल हु स्टडी द पास्ट, वह इतिहासकार या वह लोग जो कि हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं, यूज क्रोनोलॉजी का यूज करते हैं. इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल इवेंट्स. सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल की हेल्प से ही वह हिस्टोरिकल इवेंट्स को समझते हैं. बिफोर कॉमन इरा, बीसी. आपने देखा होगा कि जब भी हम कहीं भी ईयर मेंशन होता है तो उसमें BCE या C मेंशन होता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ BCE? द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, इज द रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच डेट्स आर काउंटेड. द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर रिफर्ड टू एज बी बिफोर क्राइस्ट और BCE. देखिए, जीसस क्राइस्ट एज यू नो जो क्रिश्चियनिटी के फाउंडर है, उनके बर्थ से पहले की जितनी भी इवेंट्स हैं उनको हम BCE में काउंट करते हैं. इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट या बिफोर कॉमन इरा. द डेट्स आर काउंटेड बैकवर्ड इन BCE. द बिगर द नंबर व्हेन द डेट्स इज BCE, द अर्लियर इट हैपेंड. फॉर एग्जाम्पल, 100 BCE कम्स बिफोर 99 BCE. देखिए, जो भी इवेंट्स जीसस क्राइस्ट के पहले हुई थी उनको BCE में काउंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, 100 BCE कम्स बिफोर 99 BCE. तो जो 100 BCE है वह पहले आता है 99 BCE से. नेक्स्ट पॉइंट इज कॉमन इरा. दे ईयर्स आफ्टर क्राइस्ट बर्थ आर रेफर्ड टू एज CE. और जो भी इवेंट्स जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुए हैं उन्हें काउंट CE में किया जाता है. CE फुल फॉर्म इज कॉमन इरा और एडी एनो डोमिनी, विच इज लैटिन मीन्स द ईयर ऑफ द लॉर्ड. और लैटिन में इसका अर्थ होता है लॉर्ड ईयर. फॉर एग्जाम्पल, क्राइस्ट, these years are counted forward, hence 99 CE comes before 100 CE. और इन ईयर को काउंट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, 99 CE कम्स बिफोर 100 CE. जो 99 CE है वह 100 CE से पहले आता है. नेक्स्ट पॉइंट इज टाइमलाइन. इन ऑर्डर टू डिपिक्ट हिस्टोरिकल इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हिस्टोरियंस यूज द टाइमलाइन. किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट को ऑर्डर करने के लिए जो हिस्टोरियंस है, इतिहासकार है, वह टाइमलाइन का यूज करते हैं. It looks like a long bar showing the events of the past and their dates. और यह एक लॉन्ग बार की तरह शो होती है the past and their dates. और इसमें सारे इवेंट्स पास्ट और उनकी डेट्स के साथ शो होते हैं. जियोग्राफिकल फैक्टर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन shaping the history of the country or region. The Indian subcontinent consisting of India and its neighboring countries has distinct geographical features. देखिए, जियोग्राफिकल फीचर, हर कंट्री की अपनी एक जियोग्राफिकल फीचर्स होती है. द इंडियन सबकॉन्टिनेंट कंसिस्टिंग ऑफ इंडिया, इट्स नेबरिंग कंट्री, और ये अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ शेयर होती है. इसकी बॉर्डर हैज डिस्टिंक्ट जियोग्राफिकल फीचर. और सारी कंट्री, चाहे वो नेबरिंग कंट्री हो या अदर कंट्री, सबकी जो जियोग्राफिकल फीचर्स हैं वो अलग अलग होती है. एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज द वास्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ रिवर्स इंडस एंड गंगा. और जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसकी जो मेन फीचर है वो क्या है? वास्ट फर्टाइल प्लेन, मतलब बहुत ज़्यादा विशाल फर्टाइल प्लेन्स है.
कहाँ पर ये प्लेन्स? रिवर इंडस और गंगा के किनारे। द फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स कम अप हियर, और जो पहला आदि मानव है उसका सेटलमेंट भी इसी प्लेन पर हुआ था। सम ऑफ द अर्लीस्ट सिटीज फ्लोरिस्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। और जो फर्स्ट सिटी है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, वह सिटीज़ भी इन्हीं रिवर्स के बेसिन पर हुआ था या इनकी ट्रिब्यूटरीज के साथ हुआ था। लेटर सिटीज़ वर सेटअप अलोंग द बैंक ऑफ रिवर गंगा, और उसके बाद की जो सिटीज़ हैं वो गंगा के किनारे बसी हुई है। नेक्स्ट, तो जो फर्स्ट सिटीज़ है वह इंडस रिवर के किनारे बसी हुई है, और जो सेकंड सिटीज़ है वह गंगा नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास बसी हुई है। मैनी किंगडम्स इमर्ज्ड इन द दीज रीजन ड्यूरिंग द एंशिएंट पीरियड। द हिमालयन माउंटेन रेंज इन द नॉर्थ एक्टेड एज द बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। देखिए, जो हिमालय रेंज है वह नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल एशिया के बीच में बैरियर का काम करती है। द पासेस इन द माउंटेन वर रूट्स ऑफ द contact in the south. The Deccan Plateau or the southern peninsula was divided into smaller region by mountains, river valley and plateaus. We can see in the map in figure 1.2 that parts of the subcontinent were defended by natural barriers. इस मैप के थ्रू हम समझ सकते हैं कि जो जियोग्राफिकल फीचर है वह हमारे लिए या हमारी कंट्री के लिए एक बैरियर का काम करती है। You can see on this map. Next point is causes of cultural diversity. देखिए, कल्चरल डाइवर्सिटी के काजेज, क्या काजेज है जिससे कल्चरल डाइवर्सिटी होती है? कल्चरल डाइवर्सिटी मतलब अलग अलग तरह के कल्चर। यदि हम एक रीजन में जाएंगे तो वहाँ अलग तरह के कल्चर होते हैं, और जैसे हम दूसरे रीजन में जाएंगे तो वहाँ के कल्चर डिफरेंट होते हैं। तो ये डाइवर्सिटी क्यों है, इसके कारण क्या है? पीपल ट्रेवल्ड फ्रॉम वन पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू द अदर। Some traveled in search of livelihood, while others traveled for trade. Religion leaders traveled to spread their teachings and messages, and rulers marched in with armies to conquer areas and expand their empires. Many people traveled to discover new places, just as people traveled within a country. People from outside and border also traveled to India. देखिए, जो इंडिया के लोग हैं, चाहे वो लीडर्स हों, चाहे वो रूलर्स हों, अपने ट्रेड को स्प्रेड करने के लिए जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते थे, या एक ही कंट्री के रिलीजन से दूसरे रीजन्स में जाते थे, तो उन्हें बहुत तरह के डाइवर्सिटी या अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती थी। ऑल दिस लीड टू शेयरिंग एंड एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, ट्रेडिशन, कस्टम्स एंड कल्चर्स। और यह क्यों होता था? ताकि वह अपने रीजन्स के कल्चर, आइडियाज, ट्रेडिशंस और कस्टम्स को दूसरे रीजन में पहुंचा सके, विच फर्दर enriched the cultural tradition of the Indian subcontinent. This resulted in the development of the unique culture characterized by its great diversity. और इसी का रिजल्ट है कि हमारे देश में इस अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, चाहे वो कल्चरल डाइवर्सिटी हो, चाहे वो ट्रेड डाइवर्सिटी हो, चाहे वो जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी हो।